आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जो कीबोर्ड चैलेंज चल रहा है आज उसके अंदर डे कौन सा है? आज का हमारा डे है 25 और भारतीय इतिहास के आज हमारे क्या टॉपिक है कि प्रमुख राजवंश दिए हुए उनके महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां कौन कौन से है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। और सल्तनत काल दे रखा है, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां और विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट और मुगल काल की जो है राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठों के साथ उनके जो भी संघर्ष चले जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उनके जो प्रश्न है उनके ऊपर अपन कर लेते हैं चर्चा। पहला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। पहले है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई? पानीपत की लड़ाई 1526 के अंदर हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी पानीपत की लड़ाई? बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके अंदर इब्राहिम लोदी है जो हार जाते हैं, बाबर जीत जाते हैं और यहां से मुगल सत्ता की क्या है भारत के अंदर नींव पड़ती। दूसरा है खानवा का युद्ध कब हुआ है? खानवा का युद्ध 1527 के अंदर हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है? बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा। पानीपत के युद्ध के बाद ये प्रमुख युद्ध था जिसके अंदर बाबर ने जीत हासिल की थी और इसके बाद भारत के अंदर जो है इनका रास्ता प्रशस्त हो गया था। दूसरा चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 के बीच, 1539 के अंदर हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और इसके अंदर शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाह की। उससे पहले उनका नाम क्या था? शेर खान। पहले नाम क्या था? शेर खान। और उसके बाद चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को पराजित करके इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि। उसके बाद इनका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। और चौथा है अपना कन्नौज की लड़ाई 1540 के अंदर। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? 1540 के अंदर। किन के मध्य हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के मध्य। इसके अंदर भी शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और इस जीत के बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा के ऊपर शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और हुमायूं हार के फिर कहां चले जाते हैं? सिंध की तरफ लौट जाते हैं। अगला प्रश्न क्या अपना? मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, एक नाम दे रखा हमें शेर मंडल और वो किससे संबंधित है वो हमें बताना। हमारा ऑप्शन क्या है? हुमायूं का पुस्तकालय, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा या फिर दिल्ली का पुराना किला। इसके अंदर हमारा सही उत्तर है हुमायूं का पुस्तकालय। वैसे इसके बारे में बोला जाता है कि शेर मंडल का जो निर्माण है वो शेरशाह द्वारा करवाया गया था, लेकिन उसके हुमायूं का वहां पर शासन स्थापित होने के बाद हुमायूं ने उसको अपने पुस्तकालय के रूप में प्रयोग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके जो पुस्तकालय के मुख्य थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था उनका? मुल्ला सुर्ख। जब हम पढ़ते हैं कि हुमायूं जब सिंध जा रहे थे, राजस्थान से होकर जब जाते हैं जोधपुर के राजा मालदेव के पास, उन्होंने जो अपने दूत भेजे थे उसके बाद मुल्ला सुर्ख की सलाह के ऊपर वो कहां चले गए थे? सिंध के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। हमारे मुगल शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने मकबरे दे रखे हैं। हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का, जहांगीर का और अकबर का। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। हमने कल वाली कुबेट के अंदर पढ़ा था, दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है और 4 बाग शैली के अंदर निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1993 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, एक डॉक्टर कानून को करके हमारे इतिहासकार हुए, और डॉक्टर कानून को ने हुमायूं के मकबरों को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बाहर से मुस्लिम दिखता है और अंदर से कैसा है? हिंदू है। बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू। किस मकबरे के संबंध में ये कहा हुआ है? हुमायूं के मकबरे के संबंध में कहा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न अपने अगला क्या है? शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का सासाराम बिहार के अंदर है। सासाराम कहां पर है? बिहार के अंदर।
जहांगीर का मकबरा लाहौर के अंदर है और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा के अंदर है। और सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास है। इस मकबरे का जो निर्माण था वो अकबर ने शुरू करवा दिया था, लेकिन बाद में जहांगीर के काल में इस मकबरे का निर्माण है वो समाप्त करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने? अकबर की मनसबदारी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने इस पद्धति को लागू कर साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। मनसब जात और सवार में विभाजित था। उपयुक्त कथन में से कौन से सत्य है? तीनों ही सत्य है हमारे। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। जो मनसब शब्द है, ये मनसब शब्द है, इसका मतलब ही होता है पद या रैंक। जो शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पर जो प्रशासन के अंदर लोग हुआ करते थे, उनके लिए एक निश्चित पद है, जो रैंक है, वो स्थापित कर दी गई। ठीक है, जैसे कि उनका जो मनसब हुआ करता था 1000 हुआ करता था, 1000 से 5000 के बीच में हुआ करता था। 5000 से जो ऊपर मनसब हुआ करता था, 5000 से ऊपर जो मनसब है वो शाही घराने के जो लोग हैं, शाही परिवार के लोग हैं, शासक वर्ग से संबंधित लोग हैं, उनको दिया जाता था। 1000 से 1000 तक जिनको मनसब प्राप्त होता था उनको अमीर कहा जाता था, और 1000 से 5000 के बीच में होता था उनको कबीर उल अमीर कहा जाता था। ये तो अलग अलग प्रकार के क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मनसबदारी के लिए नाम भी अलग अलग हुआ करते थे इनके। तो जो मनसबदारी प्रथा थी वो अकबर के साम्राज्य विस्तार के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शाही घराने के लोगों को उनसा मनसब दिया ही जाता था। 5000 से ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, लेकिन अपने 2 ऐसे लोग थे जिनको 7000 के आसपास मनसब प्राप्त था। ठीक है, और जो शाही घराने के भी लोग नहीं थे वो कौन कौन थे? एक तो अपने थे जयपुर के मान सिंह, और एक थे मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, इनको कितना मनसब प्राप्त था? 7000 का, जो शाही घराने के लोग नहीं थे उसके बाद भी। अगला है मनसब जात और सवार दोनों में विभाजित हुआ करता था। वैसे जो ये पद्धति हुआ करती थी मंगोलीय पद्धति थी। कहां की थी? मंगोल की थी। लेकिन अकबर काल के अंदर इसको ज्यादा प्रयोग में लिया गया। अगला प्रश्न क्या आपने? शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? शेरशाह और अकबर के बीच में जो भू राजस्व प्रशासन संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंध था? हमारा ऑप्शन क्या है? भगवान दास, मलिक अंबर, भारमल या फिर टोडरमल। टोडरमल था जो शेरशाह और अकबर से दोनों से संबंधित था। ठीक है, टोडरमल के बारे में और भी पढ़ते हैं। अकबर के समय इन्होंने भूमि पैमाइश का आयोजन करवाया था। किसका करवाया था? भूमि पैमाइश का। और भूमि की नाप से संबंधित ही प्रणाली थी। और इन्होंने एक और नीति का प्रतिपादन किया था, आईने दहशाला। आईने दहशाला ये क्या थी? एक राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? राजस्व प्रणाली थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ करता था? पिछले 10 सालों का जो उत्पादन हुआ करता था उसका औसत, पिछले 10 सालों के औसत उत्पादन का 1 तिहाई जो है कर, वो किसको देना होता था? वो राज्य को देना होता था। ठीक है, और इस नीति का जनक किसको कहा जाता है? टोडरमल को। अगला प्रश्न क्या आपने? शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? खालसा वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, बिल्कुल सही है। मौजा विद्रोही राज्य क्षेत्र, नहीं, ये गलत है। इनाम विद्वान तथा धार्मिक व्यक्तियों को आवंटित भूमि, ठीक है। जागीर मनसबदारों और उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन, ये भी सही है। जो मौजा हुआ करता था, हमने राजस्थान इतिहास की जब क्लास ली थी तब पढ़ रहे थे उस समय, तब हमने पढ़ा था मौजा। राजस्थान की अपन जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था मौजा। मौजा हुआ करता था, गांवों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गांवों को, यहाँ पे परगनों के उपखंडों को। परगनों के उपखंड जो होंगे वो गांव ही होंगे, ठीक है। हमने राजस्थान इतिहास के अंदर पढ़ा भी था। और इसका जो मुखिया हुआ करता था उसको हम क्या कहते थे? ग्रामिक, ठीक है। और यही बाद में जाके हम आज के समय जो पटवारी जो उपाधि जो नाम है जो हम देखते हैं वो यही हुआ करते थे, ग्रामिक, ठीक है। तो मौजा किसके लिए प्रयोग हुआ करता था? परगनों के उपखंडों के लिए या फिर गांवों के लिए। अगला प्रश्न क्या है? मुगल कालीन भारत में मदद ए माश कहा जाता था।
ठीक है, मुगलकालीन भारत के अंदर एक टर्म थी मदद मास, वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या हुआ करती थी। हमारा ऑप्शन है मनसबदारों को दी गई भूमि, नहीं गलत है। गरीब किसानों को दी गई आर्थिक सहायता को, नहीं ये भी गलत है। विद्वान उलेमाओं को दान में दी गई जमीन, बिल्कुल ये सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मदद मास हुआ करती थी वो क्या हुआ करता था, विद्वान और जो उलेमाए दरबार के अंदर रहा करते थे, जो विद्वान कवि जितने भी हुआ करते थे, ब्राह्मण, उन सबको क्या दिया जाता था, मदद मास। राजस्थान के अंदर इससे संबंधित हमारा दूसरा नाम है शासन। राजस्थान के अंदर पढ़ा भी था हमने, ठीक है। इसी शासन को राजस्थान के अंदर मुगल काल के अंदर, मुगल प्रभाव की वजह से हमने इसको शासन को क्या कहते थे हम, मदद मास। दरबार के अंदर जो कवि हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको जो दी जाती थी जमीन, उनको क्या कहते थे, मदद मास। और हमारे भाषा के अंदर उसको क्या कहते हैं, राजस्थानी के अंदर शासन। तो मुगल कालीन में मदद मास किसे कहा जाता था, विद्वान और उलेमाओं को जो दान में दी गई जमीन, उनको हम क्या कहते थे, मदद मास। अगला प्रश्न क्या है, रैयत, मुजरियन, खुदगस्त और पाहीगस्त पदों का प्रयोग किया जाता था। हमारे सामने 4 शब्द है, क्या क्या है, रैयत है, मुजरियन है, खुदगस्त है और पाहीगस्त है। इन पदों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है, मुगल सेना में सैन्य अधिकारियों के लिए, मुगल सेना में सैन्य इकाइयों के लिए, मुगल दरबार के अधिकारियों के लिए, या फिर किसानों के लिए। रैयत, मुजरियन, पाहीगस्त और खुदगस्त शब्द है वो किसानों के लिए उपयोग में लिया जाता था। अरबी स्रोत जो मिलते हैं, ये जो शब्द है अरबी के, अरबी स्रोत के अंदर किसानों को रैयत और मुजारियन ही कहा जाता। इनके लिए अरबी स्रोतों के अंदर एक और शब्द मिलता है किसानों के लिए, असामी। क्या मिलता है, असामी। लेकिन 17वीं शताब्दी की बात, 17वीं शताब्दी के बाद जो मुगल काल के बाद जो हमें ग्रंथ सारे मिले हैं, उनके अंदर किसानों के लिए खुदगस्त और पाहीगस्त इन शब्दों का भी प्रयोग मिला है। खुदगस्त और पाहीगस्त क्या हुआ करते थे, खुदगस्त वो किसान हुआ करते थे जो स्वयं की भूमि के अंदर, ठीक है, और स्वयं की जगह के, यहाँ स्वयं का जो गांव, जो स्वयं जहां रहते थे वहां के किसान जो खेती किया करते थे उसको कहा करते थे, वो खुदगस्त किसान हुआ करते थे। अपनी जगह के अंदर है, अपने खेत के अंदर है और वहीं खेती कर रहे हैं, वो तो हुआ करते थे खुदगस्त, ठीक है। और वो किसान जो अपने गांवों से बाहर जाया करते थे, दूर दूर जाकर खेती किया करते थे, संविदा के ऊपर जो जमीन लेके खेती किया करते थे, संविदा भूमि पर खेती किया करते थे, वो किसान क्या कहलाते थे, पाहीगस्त, ठीक है। बाकी मुजारियन, रैयत, पाहीगस्त, खुदगस्त, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग होते थे, किसानों के लिए। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय गौरव, यहाँ पर जो भारत का यश है उसका अंतिम सूर्य किसको कहा गया है, हमें वो बताना है। हमारे ऑप्शन शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, या फिर हेमू। हेमू को हमारे क्या कहा जाता है, भारतीय यश का अंतिम सूर्य। क्यों कहा जाता है, लगभग 1192 के बाद 400 साढ़े 400 साल तक मुसलमानों का शासन रहा, और उसके बाद हेमू एकमात्र ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर क्या किया था, शासन किया था। हेमू ने अफगानों व मुगलों के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे, 22 युद्ध लड़े थे। अफगानों और मुगलों के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे, 22 युद्ध लड़े थे, ठीक है। 1556 के अंदर इन्होंने दिल्ली के गवर्नर को पराजित करके दिल्ली के ऊपर शासन कर लिया, ठीक है। पहले तो वो आगरा के ऊपर अटैक करते हैं, और आगरा के ऊपर अटैक करके वहां का जितना भी राजकोष था, जितना भी धन था, उन सबको लूट कर कहां कूच कर ली, दिल्ली की ओर, और दिल्ली के गवर्नर को पराजित करते हैं और दिल्ली के ऊपर क्या करते थे, शासन का दावा, ठीक है। और वहां पर इन्होंने 29 दिन तक शासन किया था। उसके बाद पानीपत के दूसरी लड़ाई होती है, पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर अकबर से ये हार जाते हैं, और कहा जाता है कि बैराम खान ने इनको पकड़ के इनका क्या काट दिया था, सर। तो जो हेमू है, उन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी दिल्ली पर शासन करते समय, विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक है, लीलावती है, इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कासिर बदायूनी, अबुल फजल, या फिर अबुल फैजी। अबुल फैजी ने इसका फारसी के अंदर अनुवाद किया था, ठीक है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है, ठीक है। और किसकी लिखी हुई, 12वीं शताब्दी के अंदर लिखी हुई, भास्कराचार्य। किसकी लिखी हुई है, भास्कराचार्य। अबुल फैजी थे, इनको खुद को गणित के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी, और ये अकबर के जो बेटे थे, कौन कौन थे, सलीम,
सलीम के ये गणित के गुरु थे। जहांगीर के क्या थे? ये गणित के शिक्षक थे। अकबर ने इनको अपने पुत्रों की, अपने संतानों की जो गणित की शिक्षा थी उनके लिए इनको क्या किया था? अपॉइंट किया था। और जो अबुल फैजे, ये अबुल फजल के क्या थे? बड़े भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? चहारगाना इखलास, जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म का संबंध निम्न में से किससे? हमारे ऑप्शन है सुलेहकिल की नीति से, इबादत खाने से, दीन इलाही से या तुगलक कालीन प्रशासन से। दीन इलाही से इनका संबंध है। किसने चलाया था दीन इलाही? अकबर ने चलाया था, जलालुद्दीन अकबर ने। हम किसी भी धर्म या विचारधारा के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि उनके कुछ चरण होते हैं, उनके कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं उनके। जैसे कि हम जैन धर्म के अंदर अनेकांतवाद पढ़ते हैं, स्यादवाद पढ़ते हैं, बौद्धिज्म के अंदर सरस्वतीवाद पढ़ते हैं, महायानों का। वैसे ही दीन इलाही के 4 चरण थे। और वो 4 चरण कौन कौन से थे? जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। किसके चरण थे ये? दीन इलाही के। ठीक है, और किसने चलाया था ये धर्म? अकबर ने। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार करना है। इसने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। इसने वेदों का संकलन करवाया तथा वेदों को ईश्वरी कृति माना। इसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया। उपयुक्त कथनों के माध्यम से शासक की पहचान करनी है। ठीक है, ये सारे कार्य है जो कि शासक ने किए। हमारे ऑप्शन है हुमायूं, दारा शिकोह, अकबर या आलमगीर। दारा शिकोह ने ये सारे कार्य किए थे। किसके पुत्र थे दारा शिकोह? शाहजहां के और मुमताज महल के। ठीक है, एक इतिहासकार हुए थे लैनपुल। लैनपुल ने दारा शिकोह को क्या बोला था? लघु अकबर। क्या बोला था इनको? लघु अकबर। जो दारा शिकोह एक सूफी सिलसिले से संबंधित थे, और वो सूफी सिलसिला कौन सा था? कादिरी। कौन सा सिलसिला था? कादिरी सिलसिला। और इनके गुरु थे वो कौन थे? मुल्ला शाह। गुरु कौन थे इनके? मुल्ला शाह। बाकी इन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता को और वशिष्ठ का जो योग वशिष्ठ है उसका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था। इन्होंने वेदों का संकलन करवाया। ठीक है, और इसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी थी, 2 समुद्र का संगम, जिसमें कहा गया हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं। इन्होंने 52 उपनिषदों का भी फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था। काशी के ब्राह्मणों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या है? सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर। शाहजहां ने दारा शिकोह को एक उपाधि दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। क्या उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल। और लैनपुल ने इनको क्या बोला है? लघु अकबर। 52 उपनिषदों का इन्होंने फारसी अनुवाद करवाया था। उस किताब का नाम क्या है? सिर्रे अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा था। बिल्कुल भेजा था, सही है। उसने गंगे कोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है, गंगे कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। पराजित नहीं किया था, वहां से अपहरण करके भारत भी लेके आ गए थे और उसके बाद उनकी मौत भी यही हो गई थी। उसके समय 2 बार दूत मंडल चीन को भेजा गया था। बिल्कुल भेजा गया था। चारों सही है, उपयोग सभी के सभी चाहिए। ठीक है, इन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम राजधानी भी बसाई और इस नाम का इन्होंने तालाब भी बसाया और उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने? चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के, राष्ट्रकूट के, चेरों के या फिर चालुक्यों के? जो चोल थे वो पल्लवों के सामंत थे। हालांकि राष्ट्रकूटों के अधीन भी इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और चोलों का जो मुख्य शासन है वो कौन सी शताब्दी के अंदर अस्तित्व में आया था? 9वीं से 13वीं शताब्दी। 9वीं से 13वीं शताब्दी। और जो इनके संस्थापक बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, उनका नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। विजयालय 9वीं शताब्दी के अंदर पल्लवों के अधीन शासन कर रहे थे। कहां पर शासन कर रहे थे? एक जगह है उर्रेयार। उर्रेयार के अंदर क्या कर रहे थे? ये शासन। और विजयालय के बाद एक शासक होते हैं जिनका नाम था परांतक। परांतक ने बहुत सारे युद्ध किए, पांड्यों को पराजित किया, आसपास की जितने भी क्षेत्र थे वहां पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। और परांतक प्रथम को ही चोलों का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। चोलों को वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है?
परांतक प्रथम को। उसके बाद जो राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, बहुत सारे महान शासक हुए। तो चोल किसके संबंध थे? पल्लवों के। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? हमारा ऑप्शन है विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या फिर परांतक प्रथम। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर, इसका एक और दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। क्या नाम है? राजराजेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? हम अभी बढ़ के आए थे कि उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। उन्होंने एक तालाब भी बसाया था, उसका भी नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। उन्होंने गंगईकोंड नाम की उपाधि भी धारण की थी। तो वो कौन से शासक थे? वो थे राजेंद्र प्रथम। इनकी जो थी नौसेना, जो हम पढ़ते हैं कि दक्षिण के किसी शासक के पास नौसेना थी, उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया तक अभियान किए, श्रीलंका तक अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा घाटी से लेकर कहां तक कर दिया था? बहुत आगे तक, समुद्र तक उनका विस्तार था साम्राज्य का। तो वो कौन शासक थे? राजेंद्र प्रथम। उनकी खुद की नौसेना थी और उनके जो नौसेना का उस समय जो युद्ध अभियान थे वो आज भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का क्या दिया है? विवरण दिया है। किसके शासनकाल का? चालुक्यों के। चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का क्या दिया है? विवरण दिया है। हमारा ऑप्शन फायान, हैंसांग, इसिंग या फिर मातवाली। जो इसका हमारा सही उत्तर है कि जो भारत और चीन का जिन्होंने संबंधों का विवरण दिया है वो हमारे कौन थे? फायान। ठीक है। बाकी हैंसांग के बारे में हम पढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी के अंदर आए थे, हर्ष के शासनकाल के अंदर आए थे। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बैराट की यात्रा की थी, उसके बाद भीनमाल की यात्रा कर दी, भीनमाल की यात्रा की थी। इनकी किताब थी सीयू की। इन्होंने भीनमाल को क्या बोला था? पीलो मोलो। ठीक है। और जो इत्सिंग थे 6ठी-7वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर आए थे, 671 ईस्वी के पास आसपास यहाँ पर आए थे। 14 साल तक इन्होंने भारत के अंदर रहे थे। बहुत जितने भी मठ थे उन सब की क्या की थी? इन्होंने यात्रा वगैरह भी की थी। अगला प्रश्न क्या है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक महाकवि भारवी किस पल्लव शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कौन सी किताब है? किरातार्जुनीयम। इसको हमने कहीं और भी पढ़ा था, जब राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो हमने एक राजस्थान के राजा की किताब पढ़ी थी और कहा था कि उसके आधार पर, उसके तर्ज पर ये किताब लिखी हुई है। हमने विग्रह चतुर्थ को पढ़ा था अजमेर के अंदर, उनका एक नाटक था, कौन सा था? हरकेली। जो हरकेली नाटक है वो किरातार्जुनीयम के तर्ज पर लिखा गया। और किरातार्जुनीयम किसकी लिखी हुई है? भारवी की लिखी हुई है। और किसके दरबार के अंदर थे? ये हमारा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु के दरबार के अंदर थे ये। ठीक है। कौन से शासक थे? पल्लव शासक थे। ठीक है। इनकी एक उपाधि थी सिंह विष्णु की, क्या थी वो? अवनी सिंह। भारवी किसके दरबार के अंदर थे? पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार के अंदर। और इनकी एक उपाधि थी, वो कौन सी थी? अवनी विष्णु। और इसने मामलपुर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का क्या करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। ये पल्लव शासक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ थे। इनके द्वारा मत विलास प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है। पल्लव शासक थे, महान विद्वान थे, संगीतज्ञ भी थे। उनके द्वारा किताब की रचना की गई और किताब का नाम क्या है? मत विलास प्रहसन। ये जो किताब है हास्य ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है? हास्य ग्रंथ है। किसने इसको लिखा है हमें वो बताना है। ऑप्शन है दंती वर्मन, मान वर्मन, नरसिंह वर्मन या फिर महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने इस किताब को लिखा था। हास्य से संबंधित किताब है और उस समय इनके दरबार के अंदर और भी बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने खुद ने कौन सी किताब लिखी थी? मत विलास प्रहसन। अगला सवाल है, इल्तुतमिश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, सही है। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था, बिल्कुल बनाया था, सही है। तुर्का ने चहलगामी और इक्ता संस्था का आरंभ इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सत्य कथनों का चयन करना, हमारे सारे के सारे सही है। कल वाली जो हमारा क्यूबिट था उसके अंदर हमने पूरा पढ़ा था। इलबरी तुर्क था, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा का नाम आराम शाह था, लेकिन वो उत्तराधिकारी था सल्तनत का, लेकिन अयोग्य था।
और अयोग्य था तो वो राजा नहीं बन सकता था। एक युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और उन दोनों के बीच में, युद्ध का युद्ध 1210 के अंदर होता है, और इल्तुतमिश ने उस युद्ध के अंदर आराम शाह को पराजित किया, और पराजित करने के बाद ये क्या बनते, सुल्तान बनता है। उसके बाद इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसने क्या किया था कि जो सुल्तान का पद था उसको वंशानुगत बनाया था, ठीक है। और इसने तुर्कान चहलगामी यहाँ पर 40 दल एकता संस्था किस लिए बनाई थी, हमने कल पढ़ा था इसको। तो सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए इसने कौन सी व्यवस्था चलाई थी, या कौन सी संस्थाओं का शुरू किया था, इसने एकता संस्था को शुरू किया था, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा था कि मकबरा शैली का इसको जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। हमारा ऑप्शन क्या है, ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर RS वर्मा, एल्फिंस्टन या फिर जगदीश सिंह गहलोत। एल्फिंस्टन ने कहा था, ये किसके बारे में कहा था, रजिया के बारे में कहा था। क्या कहा था कि अगर ये स्त्री ना होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में इसका नाम गिना जाता। जो ग्वालियर का विजय इनका अभियान था, इल्तुतमिश ने जो ग्वालियर का अभियान किया था, उस ग्वालियर के अभियान के बाद ही इन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। कहाँ का, दिल्ली का। लेकिन उस समय जो अमीर और उलेमा थे उन सब ने इस बात को स्वीकार नहीं की, लेकिन रजिया फिर भी राजा बन जाती है, सुल्तान के पद के ऊपर बैठती है। और उसने पर्दा प्रथा को सबसे पहले खत्म किसने किया था, पर्दा प्रथा का क्या किया था, त्याग। तो पर्दा प्रथा का त्याग करने वाली दिल्ली के कौन से शासक थे, वो थी रजिया, ठीक है। और उसके बाद शासक बन जाती ये, और ये कोट और टोपी के अंदर बैठकर ही शासन करती थी, कोट और कुबा और कुल्हा पहनकर ही क्या किया करती थी, ये शासन किया करती थी। एल्फिंस्टन जो थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटिश के थे, स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। और इनको महाराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। इन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी भी मुंबई के अंदर स्थापित की थी, तो और अच्छे इतिहासकार भी हुए थे। उन्होंने रजिया के बारे में बोला था कि अगर ये स्त्री नहीं होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में इसका नाम लिया जाता। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाले गयासुद्दीन पहला शासक था, बिल्कुल था, सही है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, बिल्कुल कहा था, सही है। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग तथा चेहरा प्रथा को गयासुद्दीन ने खत्म कर दिया था, नहीं, खत्म नहीं किया था, इसको प्रभावकारी ढंग से शुरू किया था। ये हमारा तीसरा है जो कथन गलत, प्रभावकारी ढंग से शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने इसका अंदर क्या पूछा, असत्य कथन, केवल सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी इन्होंने जो अलाउद्दीन उससे पहले के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था, किसानों के प्रति उदार नीति नहीं अपनाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के बाद इन्होंने किसानों के प्रति क्या अपनाई थी, उदार नीति अपनाई थी। उदार नीति अपनाई, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई, कर था उसको कम कर दिया गया था। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि धारण की थी, गाजी की। इसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई कर दिया था, बिल्कुल सही है। जालोर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था, बिल्कुल सही था। जालोर का जो अभियान था वो अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, बिल्कुल था, सही है। लेकिन दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा कौन था, वो जलालुद्दीन खिलजी था। सुल्तान कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ये जो आक्रमण है दक्षिण भारत के अंदर अलाउद्दीन ने जब सेनापति के रूप में किया था 1299 के अंदर, और उस समय सुल्तान कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले पहले सुल्तान तो जलालुद्दीन खिलजी, और पहले सेनापति थे वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। चौथा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा और राशनिक व्यवस्था को खत्म कर दिया था, नहीं, खत्म नहीं किया था, शुरू किया था। कौन सी प्रथाओं को शुरू किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा और जो राशनिक व्यवस्था थी उसको अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। इनका जो रियल नाम था, अलाउद्दीन का रियल नाम क्या था, गुलशास्प अली। रियल नाम क्या था, गुलशास्प अली। बाकी अलाउद्दीन के बारे में हमने राजस्थान का जब क्यूबिट पढ़ा था उस समय हमने इनके बारे में पूरा पढ़ा था। अगला प्रश्न क्या है, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का पूरा उल्लेख किया है, ठीक है। एक यात्री थे, एक विदेशी थे, कौन थे, इब्न बतूता। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी रेहला, और उसके अंदर किसकी घटनाओं का या फिर किसके साम्राज्य के घटनाओं का पूरा उल्लेख किया है, हमें वो बताना है। हमारे ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद तुगलक।
महमूद बिन तुगलक की उस समय की जितनी भी घटनाएं थी उन सब का उल्लेख हमें किस किताब के अंदर मिलता है? रेला के अंदर। इब्न बतूता ने इस किताब के अंदर लिखा है कि जो तुगलक वंश का उस समय साम्राज्य था वो 23 प्रांतों के अंदर बटा था। कितने प्रांतों के अंदर? 23 प्रांतों के अंदर विभाजित था। ठीक है, 2 जगहों को छोड़कर बाकी जितना भी साम्राज्य था, जितनी भी जगहें थी वो सारी तुगलक साम्राज्य के अंदर आती। 2 जगहें कौन सी थी? एक तो कश्मीर, दूसरा बलूचिस्तान। इब्न बतूता ने लिखा कि कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर बाकी जितनी भी जगहें हैं वो सारी तुगलक साम्राज्य की क्या है? हिस्सा है। और रेला के अंदर हमें किसकी घटनाओं का उल्लेख मिलता है? महमूद बिन तुगलक की। अगला हमारा सवाल है कृष्णदेव राय में से संबंधित असत्य कथन का हमें चयन करना है। कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया था? बिल्कुल किया था। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण और उषा परिणय की रचना की थी? बिल्कुल की थी, सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में 9 महान विद्वान हुआ करते थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था? नहीं, ये गलत है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? बिल्कुल बताया, ये हमारा सही। कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर 9 रत्न नहीं हुआ करते थे, अष्टदिग्गज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अष्टदिग्गज, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पंडित रामाकृष्ण थे, पैडन्ना थे, वो सारे क्या हुआ करते थे? अष्टदिग्गज हुआ करते थे। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। 9 रत्न अकबर के दरबार के अंदर हुआ करते थे। और कृष्णदेव राय ने यवन स्थापनाचारी की उपाधि धारण की थी। इनकी 2 और उपाधियां थी, आंध्र भोज और अभिनव भोज। इनको तेलुगु भोज भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का ये खुद बहुत संस्कृत और तेलुगु के बड़े साहित्यकार थे। और तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युग कहा जाता है वो किसके युग को कहा जाता है? कृष्णदेव राय के युग को कहा जाता है। ठीक है। और बाबरनामा में बाबर ने अपनी जो आत्मकथा बाबरनामा थी उसके अंदर सर्वाधिक शक्तिशाली किस राजा को बताया है? कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को आश्रय दिया था? हमारा ऑप्शन है हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, यहाँ पर कृष्णदेव राय। बुक्का प्रथम ने इनको सायणाचार्य को दिया था आश्रय। ठीक है। हरिहर उससे बुक्का प्रथम से पहले शासन कौन कर रहे थे? हरिहर कर रहे थे। दोनों भाई को पकड़ लिया गया था सल्तनत के द्वारा, उसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया था। दोनों ने छोड़ा तो वहां के जगहों के ऊपर उन्होंने अधिकार करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बनते। पहले दोनों संयुक्त शासन कर रहे थे, हरिहर भी शासन कर रहा था, बुक्का भी शासन कर रहा था। लेकिन बुक्का प्रथम ने उस समय हरिहर की मृत्यु के बाद पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया और इसने किसको शरण दी थी? सायणाचार्य को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बलबन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का क्या करना, हमें चयन करना है। बलबन ने स्वयं को अफरासिया वंश से संबंधित बताया है? बिल्कुल बताया, सही है। इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 दल में बलबन द्वारा सुधार किया गया था? नहीं। 40 दल यहाँ पर तुर्कान चहलगामी किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। बलबन ने उसका क्या किया था? दमन किया था, खत्म किया था उसको। तो दूसरा गलत हो गया। दीवाने अर्ज और ख्वाजा नामक पद की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी? बिल्कुल की गई थी। दीवाने अर्ज बनाया था, ठीक है। और ख्वाजा नामक जो पद का गठन किया था, ये किस लिए किया था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है। और दीवाने अर्ज किया था, सैनिक विभाग था एक। मंगोलों के जो उस समय आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने के लिए इसने कौन से विभाग की गठित किया था? वो थे अपने दीवाने अर्ज। इसने एक और विभाग बनाया था, बरीद मुमालिक। बरीद मुमालिक, ये क्या था? गुप्तचर विभाग। क्या था ये? गुप्तचर विभाग। बरीद मुमालिक, दीवाने अर्ज, ख्वाजा नामक पद का गठन, ये सब इसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। और हम पढ़ते हैं कि सिजदा और पैबोस, ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। ये एकमात्र ऐसा राजा था जो सुल्तान बनने से पहले छत्र धारण किए हुए चलता था। वो कौन था? बलबन था। अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न में से किसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था? ठीक है। हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुबारक शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी के समय इसकी रचना की गई थी। ठीक है। और गायन विद्या से संबंधित ये ग्रंथ था।
ठीक है। और ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी भारतीय संगीत फारसी के अंदर, ये पहले था। फारसी के अंदर संगीत से संबंधित पहला अपना ग्रंथ कौन सा था? लज्जत सिकंदर शाही। और किसके समय के अंदर लिखा गया? सिकंदर लोदी के समय। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा 300 संस्कृत पुस्तकों का जो ज्वालामुखी के मंदिर में सुरक्षित थी दलाइल फिरोज शाही के नाम से फारसी पद्य में अनुवाद करवाया गया? हमारा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज तुगलक ने एक अटैक किया था, इसके अंदर हमारा सही उत्तर फिरोज तुगलक है। इसका एक अटैक हुआ था नगरकोट पर। कहां पर हुआ था? नगरकोट। और इसका प्रसिद्ध आक्रमण ही है नगरकोट का। नगरकोट के ऊपर जब ये आक्रमण करता है तो वहां पर एक मंदिर था, ज्वालामुखी का मंदिर, और ज्वालामुखी के मंदिर के अंदर 300 किताबें पड़ी थी। जब इन्होंने उसको देखा तो इन्होंने कहा मैं फारसी के अंदर इन सबका क्या करवाऊंगा? अनुवाद कराऊंगा। और उनका नाम क्या रखा? दलाइल फिरोज शाही। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से सिकंदर लोदी से संबंधित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। इसने आगरा नगर की स्थापना की तथा वहां पर बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया था, बिल्कुल करवाया था, सही है। इसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद कर दिया था, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरंग सिकंदरी रखा गया था, बिल्कुल ये भी सही है। और ये गुदरुखी नाम से संस्कृत में कविताएं लिखता था, नहीं, गुदरुखी नाम से नहीं लिखता था, संस्कृत में नहीं लिखता था, किस में लिखता था? फारसी। कौन सी भाषा में लिखता था? फारसी के अंदर। गुदरुखी नाम से किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे? फारसी के अंदर। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी का स्वर्ण से निर्मित सबसे प्रसिद्ध सिक्का वराह किस साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है। हमारा ऑप्शन चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली साम्राज्य, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जो वराह सिक्का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किसका हुआ करता था? ये सोने का हुआ करता था। ठीक है। और उस समय सोने के जो छोटे सिक्के हुआ करते थे, छोटे सिक्के, उनको कहा जाता था फणम या फिर प्रताप। ठीक है। सोने के छोटे सिक्के हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे? फणम या फिर प्रताप। अच्छा, चांदी का जो उसमें सिक्का हुआ करता था विजयनगर का, उसको कहा जाता था तार। उसको क्या कहा जाता था? तार। और जो वराह सिक्का था वो किसका था? विजयनगर साम्राज्य का। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में एक और सिक्का प्रसिद्ध था, लक्ष्मी नारायण। कौन सा सिक्का था? लक्ष्मी नारायण। ये किसने चलाया था? ये चलाया था कृष्णदेव राय ने। किसने चलाया थी? कृष्णदेव राय ने। और जो फणम और प्रताप हुआ करते थे, सोने के छोटे सिक्के हुआ करते थे। वराह का सिक्का था, ये सोने का सिक्का हुआ करता था, बड़ा प्रसिद्ध सिक्का हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य का था। और जो चांदी का सिक्का हुआ करता था उसको क्या कहते थे? तार। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है और इससे संबंधित राजा की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। इसको 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और इसके पुत्र ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। हमारा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर राज वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या किया था? पराजित किया। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सफंदर खान के नेतृत्व में बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ सेना भेजी थी? किसके खिलाफ भेजी थी? बंदा सिंह बहादुर, जिसका नाम क्या था? बंदा बैरागी। क्या नाम था इनका? बंदा बैरागी। और इनका वास्तविक नाम क्या था? माधोदास। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो अपना सरहिंद हुआ करता था, सरहिंद के जो उस समय कमांडर थे वो थे वजीर खान। कौन थे? वजीर खान। और वजीर खान को इन्होंने क्या कर दिया था? मार दिया था। और जब इन्होंने मारा तो उसके इनके खिलाफ एक सेना की टुकड़ी भेजी गई। और किसने भेजी थी हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुख सियर या फिर आलम शाह। फर्रुख सियर ने भेजी थी बंदा बहादुर के खिलाफ। और जो बंदा बैरागी है, इनका पहले नाम माधोदास था, लेकिन उसके बाद इनके गुरु कौन बने? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इनके गुरु बनते, और इनके प्रभाव के अंदर आकर फिर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? बंदा बैरागी। ठीक है। यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शिफा क्या था? ठीक है। दार उल शिफा एक विभाग था, वो किससे संबंधित था वो हमें बताना। हमारा ऑप्शन क्या है? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए आतिथ्य घर। ये खैराती अस्पताल हुआ करता था, दार उल शिफा। ठीक है। जैसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं सफा खाना, शिफा शफा खाना, वो सारा क्या था? अस्पताल हुआ करता था। और भी इसने विभागों की स्थापना की थी, दफ्तर रोजगार, दफ्तर है रोजगार, ये किसके लिए हुआ करता था? बेरोजगारों के लिए। ठीक है। बाकी इन्होंने
बाकी इन्होंने और भी कई विभाग खोले थे, गरीबों के लिए खोला था, खैरात विभाग भी खोला था, दारुल शिफा भी खोला था और दफ्तर रोजगार भी खोला था। अगला प्रश्न क्या आपने, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय ना होकर क्या हुआ करती थी, कुलीन तंत्रीय हुआ करती थी। ये किसके बारे में कहा गया है, हमारा ऑप्शन है सैयद वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या फिर लोधी वंश। ये जो बात किसके लिए कही हुई है, लोधी वंश के लिए की गई, ठीक है। और इनके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। संस्थापक कौन थे इनके, बहलोल लोधी। और इनके बारे में कहा गया है कि इनका जो राजस्व सिद्धांत था वो समानता पर आधारित ना होकर राजतंत्रीय ना होकर क्या हुआ करता था, कुलीन तंत्रीय। ठीक है, आज का अपना जो डे 25 है वो हो गया है। बाकी जो अगला दिन होगा उसके अंदर अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।